का नाम नहीं है जिसे कोई जानता नहीं हो, लेकिन 2 साल पहले एक चमत्कारी घटना घटी और उस घटना ने न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस नाम को इतना बड़ा बना दिया कि हर आदमी ये चाहता है कि यार है कौन, इस शख्स को हम देखें तो सही। ये शख्स कौन है जिसके अंदर वो ज्वाला है जो एक सरकार से लड़ लेता है। एक आदमी नहीं होकर के एक मिशन बन गया और आज वो मिशन जय भीम मिशन के नाम से हमारे बीच में पहुंचा है। हमारी बड़ी इच्छा थी, इससे पहले भी सर हमारे कई कार्यक्रम हुए हैं, तो हमारी बड़ी अभिलाषा है कि आपको हम याद करें, बुलाएं, लेकिन कोई संपर्क सूत्र भी नहीं था। तो ये तो मैं धन्यवाद दूंगा भाई विजेंद्र जी का, इनसे मेरी बात हुई तो हमने हमारी अभिलाषा रखी कि हम चाहेंगे कि अगर मंत्री महोदय हमारे बीच में आ जाए तो कम से कम आपके विचारों से हम लाभान्वित हो। तो भरतपुर की जनता इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करती है कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे। यदि भी भरतपुर में मसाले बहुत चल रही है और निस्संदेह उत्तर प्रदेश के बगल में होने का लाभ हमें मिला है, हमारे अंदर ज्वाला है, आग है, लेकिन आप जैसा व्यक्तित्व कोई आकर के अगर हमें सही राह दिखाएगा तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा काम करेगी। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में आदरणीय मंत्री महोदय को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया आए और आपके विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय मंत्री अभी जैसे स्टार्ट दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, मैं चाहता हूं बैठे रहें, आप बैठे रहें, पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। जो आप फूल से इतना स्वागत कर रहे हैं उसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आदरणीय भिक्खु संघ और सभी यहाँ उपस्थित उपासक एवं उपासिकाओं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। मैं देख रहा हूं जब से भरतपुर आया हूं, लगातार हर मोर्चे पर, हर नुक्कड़ पर फूलों से स्वागत। जितना पैसा आपने फूलों को खरीदने पे, मालाओं को खरीदने पे खर्च किया, उस पैसे को फूल पे खर्च करने की बजाय जो धर्मरथ पूरे राजस्थान में गुजरेगा उसकी डीजल की व्यवस्था पे करते खर्च तो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। मेरा निवेदन है आप लोग फूलों पे पैसा खर्च करना बंद कीजिए और नेताओं के गले में माला डालना बंद कीजिए। मैं कई बार ये सोच के चिंतित होता हूं, मैं अगले महीने 55 साल का हो जाऊंगा और जब मैं 15 साल से 20 साल की उम्र का था, मैं अगर उस दौर को याद करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि सरकारी नौकरियों में हमारे हर कॉलोनी से, हर मोहल्ले से 10, 20, 50 लोग सरकारी नौकरियों में आ रहे थे और जिस कॉलोनी में जाते थे वहीं पे बच्चे बड़ी मात्रा में पढ़ने के प्रति बहुत उत्साह था। आज ऐसा क्या हो गया कि पूरे मोहल्ले में ढूंढना पड़ता है कि किसके बच्चे की सरकारी नौकरी लगी है। सरकारी नौकरियां लगनी बंद हो गई हैं और दुखद यह है कि किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। कई बार मैं सोचता हूं हमारे लोग जमीनों के मालिक क्यों नहीं हैं। जो खेत की जमीन होती है, जो खेत की जमीन होती है, मैं पूरे देश में जाता हूं तो देखता हूं कि कोई 500 बीघे का मालिक है, कोई 100 बीघे का मालिक है, कोई 1000 एकड़ का मालिक है, कोई 50 एकड़ का मालिक है। मैं उन मालिकों में ढूंढता हूं कि क्या कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पिछड़े तो नहीं कहूंगा, अति पिछड़े कहूंगा, अति पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि क्या कोई 100 एकड़ का, 50 एकड़ का, 25 एकड़ का मालिक है। मुझे अपने लोग खेती की जमीन के मालिक नहीं दिखते।
फिर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि जो जमीन है, क्या कोई खेत की जमीन अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ? अगर मां के पेट से जमीन लेकर पैदा नहीं होते तो केवल कुछ ही लोग जमीन के मालिक क्यों हैं? देश के दलित और आदिवासी और अति पिछड़े जमीनों के मालिक क्यों नहीं हैं? क्या इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो कि हमारे बच्चे भी आजाद पैदा हों, पढ़े लिखे और आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी व्यापारी बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, हमारे बच्चे भी संपत्तियों के मालिक हों। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ना चाहा हो। फिर ऐसे कौन से कारण हैं कि भारत में लगभग 3,500 साल तक हमारे दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोग वो ना तो कभी पढ़ पाए, ना कभी व्यापारी बन पाए, ना कभी संपत्ति के मालिक बने, ना किसी रियासत के मालिक बने, और तो और उनको तो मानवता का दर्जा भी नहीं था। हजारों साल तक हमारे समाज के लोगों ने उत्पीड़न को झेला है, मानवता का दर्जा नहीं था। तो यह तो संभव नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने यह ना चाहा हो कि हमारे बच्चे भी स्वाभिमान के साथ जिए, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे व्यापारी बने, तो क्यों नहीं बन पाए? जब मैं इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता हूं तो मुझे इस सवाल का जवाब हमारे देश के धर्मशास्त्रों में मिलता है। क्योंकि देश चलता था मनुस्मृति से, देश चलता था धर्मशास्त्रों से, और मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में हमें मानवता का दर्जा न था। हमारे लोगों के ऊपर पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के व्यापार संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। बल्कि मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई अछूत संपत्ति जोड़ ले, कोई शूद्र संपत्ति जोड़ ले, तो उसकी संपत्ति छीन लेनी चाहिए, क्योंकि उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। और ये व्यवस्था कोई 10, 20, 100, 50, 200, 400, 500, 1000 साल नहीं, देश के अंदर ये सामाजिक व्यवस्था लगभग 2,500-3 हजार साल तक चली। हमारे लोगों ने लगभग 2,500-3 हजार साल तक गुलामी को झेला है। हमें आपको सबको नतमस्तक होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जलाकर अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर, अपने 4-4 बच्चों को गंवाकर हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़ दी। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो हमारे पढ़ने लिखने का रास्ता ना खुला होता, हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना हो पाती, हम लोग नौकरी में ना आ पाते, हम लोग ग्राम प्रधान के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, निगम पार्षद, एमएलए और एमपी ना बने होते। हमें धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कि उन्होंने न केवल हमारे हजारों साल की गुलामियों को तोड़ा, न केवल हमारे पढ़ने लिखने के रास्तों को खोला,
ना हमारे केवल आगे बढ़ने के रास्ते का खोला, ना केवल हमारी सरकारी नौकरियों के रास्ते का खोला, बल्कि हमें एमपी, एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक का रास्ता उन्होंने खोल दिया। लेकिन आज चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि जो रास्ते डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने खोले थे, वो रास्ते एक साजिश के तहत हमारे देश की खुद की सरकारों ने बंद कर दिए। उनके मन में ये तकलीफ पैदा हो गई कि अगर इसी तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे तो उनको सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे। वो हमारे लोगों को केवल एक सस्ता मजदूर बनाना चाहते हैं। उन्होंने अब से लगभग 40 साल पहले षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके पहले तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। और उसके बाद स्थिति यह आ गई, उनका इससे पेट नहीं भरा, वो नो डिटेंशन पॉलिसी ले आए। नो डिटेंशन पॉलिसी यानी कि किसी भी बच्चे को फेल मत करो, पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो। और फिर कानून बना दिया 9वीं में एग्जाम होगा, जो बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। अब जिस बच्चे को तुमने पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दिया, उसको कुछ सिखाया ही नहीं, किसी लायक बनाया ही नहीं, अब 9वीं में कहते हो पहले एग्जाम दे के एग्जाम पास करो तो तब आपका आगे एडमिशन होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस नो डिटेंशन पॉलिसी में जिसको बिना कुछ पढ़ाई लिखाए, बिना कुछ सिखाए आपने 9वीं तक 8वीं तक पास करके 9वीं में भेज दिया, हिंदी में एप्लीकेशन लिखना तक नहीं सीख पाया, क्या ऐसा बच्चा 9th क्लास के एग्जाम को पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वो बच्चा 9वीं में जाके फेल होता है और उसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये स्थिति पूरे देश के अंदर हमारी खुद सरकारों ने बनाई। किसी बच्चे ने ये डिमांड न की थी कि आप हमें ऐसे ही 8वीं तक पास कर दो। किसी बच्चों के पेरेंट्स ने भी ये डिमांड नहीं की थी, टीचर्स ने भी ये डिमांड नहीं की थी। तो ये आखिर योजना किसके कहने पर बनी? खैर, आज ये स्थिति भी मैं जो बता रहा हूं कम से कम अब से 10 साल पहले हेलो इस स्थिति के विरोध में पूरे लगभग 10 साल पहले से पूरे देश के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप ये नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करिए। और एक और मैं आपको बताता हूं जिस तरफ आपका ध्यान नहीं है, केवल इन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं लाए, बल्कि धीरे धीरे स्कूलों में टीचरों की भर्ती कम कर दी। जिस स्कूल में 100 टीचर होने चाहिए वहां पर 20-25 टीचर हैं। क्लास में अगर टीचर ही नहीं होगा तो पढ़ाएगा क्या? और हालात ऐसे पैदा कर दिए, लोगों को लगने लगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ के तो हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकारों ने साजिश के तहत इन सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। मजबूरी में लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। यही तो उनका षड्यंत्र था, यही तो सरकारों का षड्यंत्र था कि सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दो। और नेताओं ने, पूंजीपतियों ने, बड़े अफसरों ने अपने प्राइवेट स्कूल खोल दिए। और प्राइवेट स्कूलों में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, वर्दी का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाए तो मध्यम दर्जे के शहरों में एक बच्चे की पढ़ाई पर 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है।
हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। देखिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी तो 99% ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम को जोड़ लें तो वो 15-20 हजार रुपया मुश्किल से बैठेगा। तो जिसकी पूरे परिवार की इनकम 10,000 से 20,000 के बीच हो, क्या ऐसे परिवार अपने 2 बच्चों की पढ़ाई पे 15-20 हजार रुपया महीना खर्च सकते हैं क्या? नहीं खर्च सकते ना। तो उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? मजबूरी में सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। और यह षड्यंत्र खुद भारत की सरकारों ने, राज्य सरकारों ने मिलकर रचा। और ये सरकारें केवल यहीं तक नहीं रुकी। आपके बच्चे 12वीं करने के बाद अगर मेहनत मशक्कत करके 5 ईयर कोर्स लॉ का करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं नेशनल लॉ स्कूल से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, आपके बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम पास करके उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, या मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक बच्चे की अगर वो लॉ करना चाहता है BA LLB नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, नेशनल लॉ स्कूल से, तो 5 साल का कोर्स करने के लिए एक बच्चे को सरकारी कॉलेज में 5 साल के कोर्स के लिए आपको 12 से 15 लाख रुपया चाहिए। 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करवाने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल के कोर्स के लिए आपको अपने बच्चे के लिए 10 से 15 लाख रुपया चाहिए एक बच्चे के लिए। और अगर आप IIM में आपका बच्चा किसी तरह मेहनत करके चला गया, 1 साल की फीस 20 लाख से ज्यादा है और 2 साल का कोर्स 45 लाख से ज्यादा है। मैं आप सबसे पूछना